हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सिंपल टीचिंग लर्निंग। अभी हमने यूनिट 4 स्टार्ट करनी है असेसमेंट फॉर लर्निंग की। ठीक है, यूनिट 3 तक सारी वीडियो चैनल पर अपलोड हो गई हैं। यूनिट 4 मैं बुक में से ही करा रही हूँ क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं नोट्स बनाऊँ फिर उसके बाद वीडियो बनाऊँ। अगर ऐसे करने लगी तो वीडियो बहुत लेट हो जाएगी, एग्जाम कल ही है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 में सबसे पहले है डाटा। डाटा का मतलब क्या होता है? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फैक्ट्स अबाउट द ऑब्जेक्ट्स और पर्सन। किसी भी पर्सन और ऑब्जेक्ट के बारे में जो क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव फैक्ट्स होते हैं, नॉलेज होती है किसी के बारे में या किसी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी पर्सन या ऑब्जेक्ट के बारे में, वो होती है डाटा। ठीक है ना। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? वो जो हमें क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन मिली है उसके बेसिस पे हम चीजों को कैसे डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग क्राइटेरिया से, या तो सिमिलैरिटी के बेसिस पर या फिर डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पर हम ऑब्जेक्ट्स को या पर्सन्स को कैसे कैसे दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स की होती है? There are only two bases of classification of objects and persons, qualitative and quantitative. As such, qualification is of two types, qualitative classification and quantitative classification. दो टाइप्स की होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में क्या होता है? जिसमें कि क्वालिटीज इंक्लूड होती हैं, इंटेलिजेंट, लो इंटेलिजेंट, हाई इंटेलिजेंट, या बॉय या गर्ल, या फिर सक्सेस या फेलियर, जहाँ पे दो क्वालिटीज को कंपेयर करते हैं। और इसमें 3 टाइप्स होते हैं। पहला है वन वे क्लासिफिकेशन। वन वे क्लासिफिकेशन में क्या होता है? व्हेन अ ग्रुप इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वन क्वालिटी। सिर्फ एक क्वालिटी के बेसिस पर ग्रुप को क्लासिफाई किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने क्वालिटी ले ली बॉयज एंड गर्ल्स, उनका सेक्स के उस पे ले लिया, तो बॉयज एंड गर्ल्स, इस बेसिस पे हमने पूरी क्लास को, स्टूडेंट्स को है डिवाइड कर दिया 2 क्लासेस में। नेक्स्ट है टू वे क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि हम क्लासिफाई करने के लिए 2 वेरिएबल्स लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया सेक्स एंड प्लेस। हम यहाँ पे हमने बॉयज भी लिए और यहाँ पे हमने लिया कि अर्बन जगह से आते हैं या फिर रूरल प्लेस से आते हैं वो। तो यहाँ पे 2 क्वालिटीज हो गई, एक तो इनका सेक्स क्या है, दूसरी कौन सी जगह से वो आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट होता है मल्टी वे क्लासिफिकेशन। व्हेन अ ग्रुप इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ 2 और मोर वेरिएबल्स, 3 और मोर वेरिएबल्स, सॉरी, जब 3 से ज्यादा वेरिएबल्स पे उनको क्लासिफाई किया जाता है, दैट इज मल्टी वे क्लासिफिकेशन। एग्जाम्पल देखते हैं। हमने अभी तक किया था वन वे, जिसमें बॉयज और गर्ल्स में क्लासिफाई किया था। फिर हमने किया 2 वे क्लासिफिकेशन, जिसमें बॉयज गर्ल्स उनके सेक्स के बेसिस पर और उनके प्लेस के बेसिस पर, अर्बन और रूरल। अब हम करेंगे उनके क्लास, उनके सेक्स और उनके प्लेस पर। मतलब पहले बॉयज को अलग अलग कर लिया, ठीक है, फिर उनमें से देख लिया कि अर्बन से कौन आता है, रूरल एरिया से कौन आता है, और फिर उसके बाद हमने देखा कि हाई क्लास को कौन बिलोंग करता है और लो क्लास को कौन बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3 वे क्लासिफिकेशन। अब जो क्लासिफिकेशन वो है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, मतलब कि नंबर्स के बेसिस पे जब हम क्लासिफाई करेंगे ऑब्जेक्ट्स को या पर्सन को, उसको हम कहेंगे क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है एक्सक्लूसिव टाइप। इसमें क्या होता है कि ऐसी क्लास दी होती है जिसमें कि लोअर लिमिट को तो इंक्लूड किया जाता है लेकिन अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं किया जाता। मान लीजिए अगर 40 to 50 लिखा है तो इसमें कौन कौन से नंबर इंक्लूड होंगे? 40 इंक्लूड होगा, 41, 42 अप टू 49, लेकिन 50 वाला इसमें इंक्लूड नहीं होगा। 50 वाला कौन सी क्लास में इंक्लूड होगा? 50 to 60 वाले में। ऐसे ही इस क्लास में 60 इंक्लूड नहीं होगा। 60 अपर लिमिट है, अपर लिमिट किसमें होगा? अगली जो क्लास होगी 60, 70, इसमें ये लोअर लिमिट बनेगा और यहाँ पे फिर ये इंक्लूड होगा। ठीक है, ये होता है हमारा एक्सक्लूसिव मेथड, जहाँ पे हम लोअर लिमिट को तो लेते हैं लेकिन अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करते हैं उस क्लास में। ठीक है। नेक्स्ट होता है इंक्लूसिव मेथड। इसमें क्या होता है? व्हेन द क्वांटिटीज आर सो क्लासिफाइड दैट द अपर लिमिट ऑफ अ क्लास इज नॉट रिपीटेड इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, यहाँ पे 40 से 49, मतलब कि यहाँ पे 39.5 से लेके 49.5 तक के सब नंबर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे 30 से 39, 20 से 29, 10 से 19। अब इसमें देखिए कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा इंक्लूसिव मेथड। नेक्स्ट होता है रियल टाइम रिलेटेड मेथड। जहां से दिया होता है वहां से लेके वहां तक उनके बीच में नंबर इंक्लूड होते हैं। अगर 39.5 से 49.5 तक दिया है तो इसके बीच के नंबर ही इस क्लास में इंक्लूड होंगे। ऐसा नहीं है कि 38 से या 39 से 50 तक हो जाएंगे। ठीक है, 3 क्लास समझ आ गई। पहला है एक्सक्लूसिव मेथड, जिसमें कि लोअर लिमिट तो इंक्लूड होती है लेकिन अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती है। फिर है इंक्लूसिव मेथड, जिसमें कि 0.5 प्लस प्लस प्लस, इधर से माइनस, इधर से प्लस करके नंबर्स इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है रियल लिमिट, जहाँ पे पॉइंट्स पे क्लासेस बनती हैं और सारे नंबर चाहे अपर लिमिट में हो चाहे लोअर लिमिट में हो, सारे उसमें इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैटिस्टिकल सीरीज। इसमें 2 टाइप की सीरीज होती हैं, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में वो नंबर्स आते हैं जो कि होल नंबर्स होते हैं। जैसे कि अगर किसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे तो वो होल नंबर में होंगे। 479 पॉइंट तो कोई स्टूडेंट्स नहीं होगा ना कि 470.1 ऐसे भी कोई स्टूडेंट्स नहीं होंगे। नंबर ऑफ बॉयज अगर देखने हैं तो 60 बॉयज होंगे, 60.5 बॉयज तो नहीं होंगे। तो वो होती है हमारी डिस्क्रीट सीरीज। लेकिन जहाँ पे हम पॉइंट में भी दे सकते हैं, जैसे किसी की हाइट है 150.1 सेंटीमीटर है, 149.5 सेंटीमीटर है, जहाँ पॉइंट में भी आ सकता है, वो होती है हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज। नेक्स्ट होता है टेबुलेशन। टेबुलेशन में क्या है? जब हम किसी डाटा को, किसी फैक्ट्स को टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम कहते हैं टेबुलेशन। ठीक है, अब टेबुलेशन और क्लासिफिकेशन में डिफरेंस क्या है? कि क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं? किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पर्सन को उसकी क्वालिटीज, उसकी सिमिलैरिटीज या फिर डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। और टेबुलेशन में क्या है? उस जो हमने क्लासिफाई किया है उसको हम नीटली टेबल की फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज टेबुलेशन।
ठीक है। एम्स ऑफ टेबुलेशन क्या है? टू अरेंज रैंडम डाटा रिसीव फ्रॉम द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप इनटू एन ऑर्डरली मैनर। जो हमने डाटा रिसीव किया है किसी स्टडी से उसको एक प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करना। टू प्रेजेंट लार्ज डाटा इनटू अ ब्रीफ फॉर्म, अगर कोई बहुत बड़ा डाटा दे रखा है उसको छोटे में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ टेबुलेशन। टू प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स डाटा इन द सिंपल, कोई मुश्किल अजीब सा डाटा दे रखा है उसको हम टेबल के फॉर्म में कर सकते हैं। टू क्लैरिफाई द जनरल टेंडेंसी ऑफ अ ग्रुप, इस ग्रुप की टेंडेंसी क्या है, क्या एबिलिटी है, किसको वो डिफाइन कर रहा है वो ग्रुप, ठीक है, उसके लिए। टू सिंप्लीफाई द स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, सबकी कैलकुलेशन के लिए भी हम टेबुलेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है। नीड क्या है इसकी कि टेबुलेशन पे जो रैंडम डाटा है वो ऑर्डरली मैनर में एकदम सही तरीके से आता है। ठीक है। लार्ज डाटा छोटे में हो जाता है, कॉम्प्लेक्स डाटा सिंपल हो जाता है। जो फैक्ट्स जो टेबल अगर हम टेबल में शो करते हैं तो वो आसानी से हमें समझ आते हैं। ठीक है। फ्रॉम द डाटा प्रिंटेड इन द टेबल बाय टेबुलेशन टेंडेंसी एंड डेविएशन कैन बी, जो सेंट्रल टेंडेंसी होगी और डेविएशन जो होगा वो डाटा को अगर टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हम आसानी से निकाल पाएंगे। इट इज इजी टू कैलकुलेट मीन, मीडियन, मोड। ये वही हो गया यहाँ पे जो एम्स थे वही इन्होंने इंपॉर्टेंस में लिख दिया। ठीक है कि स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करने में जो टेबुलेशन होता है वो हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपके टाइप्स ऑफ टेबल्स। टाइप्स ऑफ टेबल्स में पहला होता है क्वालिटेटिव टेबल, जो हमने पीछे देख लिए हैं, 1 वे, 2 वे, मल्टी वे। ठीक है। अब क्वांटिटेटिव टेबल कैसे होते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, द टेबल इन विच द नंबर्स और क्लासेस ऑफ नंबर्स एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज आर नोटेड आर कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। जिसमें जिन टेबल्स में उस क्लास की या फिर किसी ऑब्जेक्ट के नंबर्स लिखे जाते हैं, फ्रीक्वेंसीज लिखी जाती हैं, वो होते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अभी हम पढ़ेंगे इनके बारे में क्या होता है ये। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, द टेबल इन विच बिसाइड्स फ्रीक्वेंसी नंबर्स फॉलिंग विद इन द क्लास द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द हायर एंड द लोअर क्लास इज आल्सो नोटेड। मतलब उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी तो लिखी होती है लेकिन ये भी लिखा होता है कि उससे नीचे या उससे ऊपर और कितने कितने फ्रीक्वेंसीज हैं। ठीक है। बाई वेरिएट में क्या होता है? द फ्रीक्वेंसी टेबल विद 2 वेरिएबल इज कॉल्ड विद 1 वेरिएबल इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी टेबल एंड द फ्रीक्वेंसी टेबल विद 2 वेरिएबल इज कॉल्ड अ बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल, या फिर इसको स्कैटर डायग्राम भी कहते हैं। ठीक है। बाइवेरिएट को क्या कहते हैं? स्कैटर डायग्राम। अब टेबुलेशन ऑफ डाटा कैसे करेंगे? मान लीजिए आपको ये एक डाटा दे रखा है, आपने इसको टेबल फॉर्म में डालना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा बनाएंगे? आप इसका पहले देख लेंगे कि स्कोर्स इसमें हैं कौन कौन से। यहाँ पे हमने पहले स्कोर्स लिख दिए, फिर हम यहाँ पे टेली मार्क्स बनाएंगे। टेली मार्क्स कैसे बनाते हैं? जब हम यहाँ पे काउंट करते हैं, मैं आपको बना के दिखाती हूँ टेली मार्क। अब टेली मार्क बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे नंबर्स कौन कौन से हैं। सबसे छोटा नंबर देखेंगे कौन सा है। यहाँ पे 14 है, 14 से छोटा नहीं है, तो सबसे पहला है 14। 14 के बाद 15 भी है, 15 के बाद 16 है क्या? नहीं, 16 नहीं है। उसके बाद 17 है, 17 के बाद कौन सा नंबर है यहाँ पे? 18 है, फिर 22 है, 25 नहीं है, 26 है, 29 है और फिर 33। मतलब यही स्कोर्स इस टेबल में दे रखे हैं। ठीक है। अब हम इनका टैली कैसे बनाएंगे? टैली मार्क देखते हैं इसका। सबसे पहले हम देखेंगे 14 कितने टाइम्स है यहाँ पे। 1, दैट्स इट, एक ही बार है 14, तो यहाँ पे हम 1 मार्क लगा देंगे, 1। नाउ विल काउंट फॉर 15। 15 कितने टाइम्स है? 1 and 2। 15 2 टाइम्स है तो 1 2। 17 कितने टाइम्स है? 17 है 7 टाइम्स, तो 7 टाइम्स के लिए कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। इसमें आपने क्या देखा कि हर 4 स्टेप के बाद जो 5th आता है वो स्लैंट लाइन में एक 5 का एक ग्रुप बन जाता है। ऐसे 18 देखते हैं। 18 है 1 टाइम, 22 है 3 टाइम्स, 23 है 7 टाइम्स, अगेन 1 2 3 4 5 6 7। 24 कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5। 26 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। 29 1 टाइम है एंड 33 भी 1 टाइम है। ये हमने इसकी टैली बना दी। अब हम यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी मतलब इसका नंबर। ये एग्जाम में अच्छे से बनाना है, मैंने तो अभी ऐसे बना दिया। ठीक है। 1 2 7 1 3 7 5 2 1 1, ये हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी। और ये टेबल क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जब हम किसी डाटा को, किसी क्लासिफिकेशन को एज अ किसी ग्राफ में या किसी डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है। इससे क्या होता है कि डाटा अंडरस्टैंडेबल बनता है, डाटा को समझना ईजी हो जाता है, डिस्प्ले होता है, एकदम उस पर नजर सी जाती है, एकदम अट्रैक्टिव लगता है वो, और वो जो डाटा देखा हुआ होता है वो ज्यादा टाइम तक याद रहता है। ठीक है। टाइप्स कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है बार ग्राफ, यूज टू क्लैरिफाई द नंबर ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स, टीचर्स, लिटरेट्स एंड इलिटरेट्स। ठीक है। मीन एबिलिटी ऑफ 2 और मोर ग्रुप्स। कैसा होता है बार ग्राफ? मान लीजिए ये आपको एक एग्जांपल दे रखा है। इन अ कॉलेज देयर वर 3000। ये देखिए ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएंगे, इनका डेफिनेशन करके इतना कुछ वो नहीं है। ठीक है। इन अ कॉलेज देयर वर 3000 स्टूडेंट्स इन 1970, 3500 स्टूडेंट्स इन 1980 एंड 45, ये अलग अलग दे रखा है। फिर हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया, यहाँ पे हमने कितना लिया? 1000 का गैप। तो y एक्सिस पे 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 100, तभी तो 10 यूनिट्स किसके इक्वल हुई? 1000। और x एक्सिस पे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ईयर्स।
ठीक है। 1970 में कितने थे? 3000। 1980 में 3500 थे। तो 3500 कहाँ आएगा? 3000 और 4000 के बीच में। तो ये यहाँ पे ऐसे मार्क हो गया। तो ये हो गया हमारा बार ग्राफ। नेक्स्ट इसमें जो आता है वो है पाई डायग्राम। पाई डायग्राम का मतलब क्या होता है? जब हम किसी डाटा को ना सर्कल के उसमें रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कुलर के फॉर्म में, तो दैट इज कॉल्ड पाई डायग्राम। और इसको एंगुलर डायग्राम भी कहा जाता है। क्यों? बिकॉज द एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 360 डिग्री। ठीक है, ये आपके वेरी शॉर्ट में आ सकता है एंगुलर डायग्राम के बारे में। यहाँ क्या लिखा है? द रिजल्ट ऑफ क्लास 10 ऑफ अ स्कूल इज एज फॉलोज। फर्स्ट डिवीजन 20%, सेकंड डिवीजन 56%, थर्ड डिवीजन 20% एंड 4% फेलियर्स। अब हम परसेंट के हिसाब से तो सर्कल नहीं बना सकते ना, हमें उसमें डिग्री चाहिए होगी, क्योंकि हम प्रोटेक्टर या डी की हेल्प से डिग्री निकाल, मतलब डिग्री अगर हम निकाल लें तो हम डी या प्रोटेक्टर की हेल्प से पाई चार्ट जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है सिस्टम की 360 डिग्री 100% के इक्वल होता है। तो 100% 360 डिग्री के इक्वल होगा, तो 1% किसके इक्वल होगा? 360 अपॉन 100 डिग्री के। मान लीजिए आपको डिग्री दे रखी है, आपको दे रखा है 50% है। ठीक है, अगर 100% 360 डिग्री के इक्वल है तो 1% किसके इक्वल होगा? 360 अपॉन में 100 डिग्री के। तो 50% कितने के इक्वल होगा? 360 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 50। दिस विल बी 2, दिस विल बी 180। तो कितनी आ जाएगी? एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180। ओके, ऐसे हम परसेंटेज को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर आपको अगर डिग्री दे रखी है, डिग्री आपको मान लीजिए दे रखी है 72 डिग्री, अब आपको इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? 360 डिग्री में कितने परसेंट होते हैं? 100% होते हैं। ठीक है, उसके बाद 1 डिग्री में कितने परसेंट होंगे? 100 अपॉन 360। तो फिर 72 डिग्री में कितने परसेंट होंगे? 100 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 72। ठीक है, यहाँ 0 से 0 चला जाएगा, इसके 2 जा, तो कितना परसेंट हो गया? 20%। ठीक है, अब हमें डिग्री से परसेंट में कन्वर्ट करना भी आ गया, परसेंट से डिग्री में कन्वर्ट करना भी आ गया। तो ऐसे हम पाई चार्ट अब बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे दे रखे थे 20% का इन्होंने निकाल दिया 72 डिग्री, 56 का इन्होंने निकाल दिया इतना डिग्री, 20% का डिग्री निकाल दिया, सबका डिग्री निकाल दिया। फिर सबसे पहले एक लाइन खींची, पहले हम कहीं पे भी कोई भी लाइन खींच देंगे, एक सिंगल लाइन हमने खींच दी। फिर यहाँ पे प्रोटेक्टर के बीच की जो लाइन होती है, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ प्रोटेक्टर अगर मेरे पास हुआ तो। ये प्रोटेक्टर तो मुझे मिल गया है, बट थोड़ा सा गंदा हो रहा है, आपको इसी में ही काम चलाना पड़ेगा। मान लीजिए ये मैं रफली बनाऊंगी, क्योंकि एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है, तो मैं इसको प्रॉपर तरीके से नहीं बना सकती। ठीक है, ये एक लाइन खींची हुई है सर्कल के अंदर, काफ़ी बड़ा बना दिया मैंने। ये एक सर्कल है, ठीक है, सेंटर, और ये एक यहाँ पे लाइन खींची हुई है। मान लीजिए जो पहला डिग्री है वो हमारा निकल के आया 72 डिग्री। ठीक है, तो ये जो सेंटर वाला है इसको हम यहाँ रखेंगे ऐसे, पूरा ये वाली जो लाइन है नीचे वाली लाइन पे जा रही है, और सेंटर जो है इस पॉइंट पे आ रहा है। फिर यहाँ हम मार्क करेंगे 72 डिग्रीज, ये रहा 72 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद स्केल की हेल्प से यहाँ से ये मार्क कर देंगे, तो ये हमारा जो ये एरिया बनेगा, ये कितना बन गया हमारा? 72 डिग्री। 72 डिग्री का मतलब क्या था कि 20% बच्चे पास हुए हैं। ठीक है, तो ये 72 वाला पार्ट आ गया। ठीक है, समझ आ गया आपको पाई चार्ट कैसे बनाना है? ओके, नेक्स्ट जो है वो है हमारा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम भी ग्राफ की तरह ही, सिंपल बार ग्राफ की तरह ही होता है, पर इसमें बार ग्राफ में सिंगल क्वांटिटीज दे रखी थी, यहाँ पे क्लासेस के फॉर्म में फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं। तो इसमें हम कैसे बनाएंगे, एक बार पहले बुक में से देख लेते हैं फिर बनाते हैं। यहाँ पे आपको दे दिए, क्या था ये, यहाँ पे ये आपकी होगी फ्रीक्वेंसीज और ये आपके हो गए क्लास इंटरवल। ठीक है, 0 से 5 के बीच में कुछ नहीं है, खाली है। 5 to 10 भी खाली है। 10 से 15 के बीच में कितना है? 3 है। 15 to 20 के बीच में कितना है? 4 है। ये हम यहाँ से देख रहे हैं। 10 to 15 के बीच में 3 है, 15 to 20 के बीच में 4 है, 20 to 25 के बीच में भी 4 है। तो हमने जहाँ पे मिला के ये सब बार्स बना दिए, तो दिस इज हिस्टोग्राम। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है हमारा इसी में ही आएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, ये हमने बनाया फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हम क्या करेंगे, ये तो आपने रफली मतलब बनाया है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो ये वाला लाइन होता है ये हम 1 सेंटीमीटर का लेते हैं। ठीक है, ये जो इसकी विड्थ है, जितना वाइड है, इसको हम 1 सेंटीमीटर वाइड लेते हैं। और हिस्टोग्राम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके सेंटर पे मार्क लगा देते हैं। मान लीजिए इसका सेंटर यहाँ, इसका सेंटर यहाँ, इसका यहाँ, यहाँ पे ये सेंटर में पता नहीं लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं। यहाँ पे ये हमको जब एग्जाम में बनाना है तो पूरा अच्छे से स्केल से बनाना है। उसके बाद हम इनको जैसे जैसे ये है वैसे वैसे स्ट्रेट लाइन से इनको ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। बस फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम बनाया, उससे हमने डॉट्स ज्वाइन कर दिए, तो हमारा बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। दिस वाज इजी। ओके, नेक्स्ट इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के बाद जो टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी कर्व। इसमें भी कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम बनाया। ठीक है, फिर स्ट्रेट लाइन से इनको जब हमने मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया। और जब हम स्ट्रेट लाइन की जगह इनको कर्व लाइन से ऐसे करके कुछ करके ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व बन जाएगा। ठीक है, इन जो हमने ये मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया है इनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन ना करके इनको कर्व में ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व बन जाएगा। बस इतना ही है बस इसमें। ठीक है,
अब हमने देख लिया कि फ्रीक्वेंसी कर्व बनता कैसे है और फ्रीक्वेंसी कर्व की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कौन कौन से हैं वो? पहला है मोडालिटी। मोडालिटी क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट इन अ कर्व, वन हाईएस्ट पॉइंट, टू हाईएस्ट पॉइंट, वन हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, जहाँ पे वन होता है हाईएस्ट पॉइंट वो होते हैं यूनी मॉडल कर्व, जहाँ पे टू होते हैं वो हैं बाई मॉडल कर्व, जहाँ पे दो से ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट्स होते हैं दोज आर मल्टी मॉडल कर्व्स। ठीक है, मोडालिटी का मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ हाईएस्ट पॉइंट डिस्प्लेड इन द फ्रीक्वेंसी कर्व इज कॉल्ड द मोडालिटी। सिंपल। नेक्स्ट होता है कर्टोसिस। कर्टोसिस मीन द फ्लैटनेस और द पॉइंटनेस, की जो कर्व है वो कितना फ्लैट है या फिर कितना पॉइंटेड है। मोर फ्लैट कर्व्स आर कॉल्ड प्लैटीकर्टिक कर्व्स। ठीक है, फ्लैट कर्व्स ऑफ मिडल लेवल आर कॉल्ड मेसोकर्टिक कर्व्स एंड द कर्व्स विद वेरी पॉइंटेड लेवल, द कर्व्स विद वेरी पॉइंटेड कर्व्स आर कॉल्ड लेप्टोकर्टिव कर्व। मतलब जो स्मूथ होते हैं, बिल्कुल ऊपर से एकदम स्ट्रेट होते हैं, वो होते हैं प्लैटीकर्टिक। ठीक है, और जो थोड़े से फ्लैट होते हैं, थोड़े से पॉइंटेड होते हैं, दोज आर मेसोकर्टिक, और जो बिल्कुल ज्यादा पॉइंटेड होते हैं दोज आर लेप्टोकर्टिक। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे कर्टोसिस भी खत्म हो गया। नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी है इसका? स्क्यूनेस। वेस्ट स्क्यूनेस इज मीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑन द साइड्स ऑफ द सेंट्रल पॉइंट। ये सेंट्रल पॉइंट है यहाँ पे ये सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट। अब जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसके इस साइड है या इस साइड है या इसके ऊपर ही है, वो हम कैसे निकालते हैं? स्क्यूनेस की हेल्प से। ठीक है, नॉन सिमेट्रिकल कर्व का होता है जिसमें या तो लेफ्ट साइड पे ज्यादा होती हैं फ्रीक्वेंसीज, ना ही राइट साइड पे ज्यादा होती हैं, सेंटर में ही रह जाती हैं। ठीक है, सिमेट्रिक में क्या होता है कि लेफ्ट पॉइंट पे भी इक्वल है, राइट में भी इक्वल है, सेंटर में भी इक्वल है। ठीक है, पॉजिटिव स्क्यूनेस में क्या होता है? इफ मोर फ्रीक्वेंसीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द लेफ्ट साइड, जब लेफ्ट साइड पे होते हैं देन इट इज पॉजिटिव स्क्यूनेस, एंड व्हेन द मोर फ्रीक्वेंसीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द राइट साइड देन इट इज द नेगेटिव स्क्यूनेस। ठीक है, इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे इसका फॉर्मूला। अभी सिर्फ इतना पढ़ लीजिए कि फ्रीक्वेंसी कर्व के ये शेप्स होती हैं डिफरेंट काइंड्स की, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं हम इसे। इतना खत्म हो गया। नेक्स्ट इसमें जो है वो है हमारा सेंट्रल टेंडेंसीज। सेंट्रल टेंडेंसीज क्या होती हैं? जो कि पूरे ग्रुप को एक नंबर से या एक न्यूमेरिक वैल्यू से पूरे ग्रुप को डिफाइन करती हैं। ठीक है, सबसे पहले सेंट्रल टेंडेंसी कौन सी है? मीन। मीन मतलब क्या होता है? एवरेज ऑफ द होल ग्रुप। ठीक है, इसको निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। अगर ऐसे डाटा दे रखा हो या फिर कह सकते हैं अनक्लासिफाइड डाटा दे रखा हो तो हम कैसे निकालते हैं मीन? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, इन सबको प्लस किया और जितने टोटल नंबर हैं उससे डिवाइड कर दिया तो हमारा यहाँ पे मीन आ गया 24। ठीक है, तो मीन इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द स्कोर्स ऑफ अ ग्रुप, द डिवीजन ऑफ द स्कोर्स ऑन इट्स बोथ साइड इज इक्वल। मीन क्या होता है? एवरेज वैल्यू, मतलब एक मिड पॉइंट होता है जो बाकी की डेविएशंस होती हैं वो उसके दोनों साइड्स पे इक्वल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमें ऐसे डाटा दे रखा हो, इसका हमें मीन निकालना है तो पहले हम इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। कैसे बनाना है वो हमने सीख लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने इसका टोटल निकाल लिया फ्रीक्वेंसीज का, और फिर यहाँ पे जो स्कोर्स को और फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई करके आया वो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये एक्स ये एफ, तो ये कितना बन गया हमारा? एफ एक्स। हम लास्ट में क्या करेंगे? एफ का टोटल निकालेंगे और एफ एक्स का टोटल निकालेंगे। और मीन कैसे निकालेंगे? सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा मतलब कि सम ऑफ सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, तो यहाँ से हमारी मीन की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इसमें ऐसे दे रखा है, स्कोर्स दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसीज दे दी। अब ये वाला जो मेथड है ये है एज्यूम्ड मीन मेथड। कौन सा है ये? एज्यूम्ड मीन मेथड। यहाँ पे हम एक कहीं पे कोई किसी फ्रीक्वेंसी को एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा मीन है। ठीक है, यहाँ पे अगर जो ये स्कोर्स हैं अगर ये ऑड में है तब तो मिड वैल्यू निकालना आसान है, अगर ये इवन में है तो हम दोनों में से कोई सी भी एक वैल्यू को एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। अब यहाँ पर है हमारे स्कोर्स जो है वो 13 है, तो 6 ऊपर छोड़ेंगे 6 नीचे छोड़ेंगे तो मिड वैल्यू हमारी क्या आ रही है? 22। इसको हम मान लेंगे एज्यूम्ड मीन। फिर इसका बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज का एज्यूम्ड मीन से डेविएशन निकालेंगे। यहाँ तो ये 0 रह जाएगा, ये +3 क्योंकि ये 1 है, इसका यहाँ से डेविएशन कैसे निकालते हैं? +3 +5 +6 +9 +10 +14। ठीक है, और नीचे कैसे किया हमने? -1 -2 -5 -9 -14 -15। ये हमने डेविएशन निकाली कैसे है? जो यहाँ का स्कोर है इसमें से एज्यूम्ड मीन को माइनस कर दिया। 24 में से 22 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा 3 बचा, यहाँ पे 2 आना चाहिए, इट्स रॉन्ग। ठीक है, 27 में से 22 माइनस करेंगे तो 5 बचा, 28 में से 22 माइनस करेंगे तो 6 बचा। ऐसे ही नीचे जाएंगे, 21 में से 22 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, 20 में से 22 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा। ऐसे हमने डेविएशंस निकाल लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे? एफडी निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी और डेविएशन का प्रोडक्ट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 1 है, डेविएशन 14 है, तो एफडी कितना आ गया हमारे पास? 14। ऐसे करके हम फ्रीक्वेंसीज का टोटल निकालेंगे और फ्रीक्वेंसी डेविएशन का टोटल निकालेंगे। तो फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है? मीन इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफडी, ये वाला नंबर, अपॉन एन। एन हो गया ये वाला नंबर। अब एज्यूम्ड मीन हमने क्या माना था? 22 माना था, और यहाँ पे हमारा इसका टोटल कितना आया? 0/20। 0 समथिंग इज 0, तो 22 + 0 इज 20। तो यहाँ पे इसका मीन कितना आ गया? 20। समझ आ गया? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन, एक और वीडियो बना दूंगी उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है,
नेक्स्ट है, अगर हमें ऐसा टेबल दे रखा हो जिसमें क्लासेस हों और हमें उसका मीन निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, इनका फ्रीक्वेंसी तो दे रखा है, हम यहाँ पे इन क्लासेस के मिड पॉइंट निकाल देंगे। ठीक है, इसका मिड पॉइंट निकाल देंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, तो यहाँ पे मिड पॉइंट आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसीज और मिड पॉइंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट को मल्टीप्लाई करके, और ये एक्स यहाँ पे ये था ही, तो मीन कैसे निकाल देंगे, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, यहाँ पे सिंपल तरीके से मीन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीन क्या होते हैं। मीन इज द एवरेज वैल्यू होती है, बहुत इजीली निकाला जा सकता है। मीन इज सच अ सिंपल टेंडेंसी द डेविएशन ऑन अदर साइड ऑफ विच इज इक्वल, जिसके दोनों साइड पे डेविएशन जो होती है इक्वल होती है। ये बहुत सेंसिटिव होती है, और अगर एक स्कोर भी चेंज हो गया, एक वैल्यू भी चेंज हो गई पूरे डाटा में, तो मीन पूरा चेंज हो जाएगा। मीन इज मोर रिलायबल देन अदर सेंट्रल टेंडेंसीज, मीडियन एंड मोड। सबसे ज्यादा रिलायबल टेंडेंसी कौन सी है, मीन है। ये आपका वेरी शॉर्ट में आ सकता है। ठीक है, लिमिटेशन क्या क्या है, मीन रिप्रेजेंट द स्कोर्स ऑफ अ ग्रुप ओनली व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर इज नॉर्मल, मतलब अगर नॉर्मल सा डाटा है तभी हम उसका मीन निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर सबके मार्क्स कम मतलब लेस देन 10 है, लेकिन एक बच्चे के मार्क्स जो हैं 30 समथिंग है, ठीक है, तो जो उसका मीन निकलेगा वो 10 के आसपास का ही निकलेगा, लेकिन फिर हम क्या जज करेंगे, उस बच्चे को भी जज करेंगे उस 10 मार्क्स के हिसाब से। ठीक है, मीन रिप्रेजेंट द स्कोर ऑफ अ ग्रुप ओनली इन द कंडीशन व्हेन द स्कोर्स आर होमोजीनियस, जबकि जहां पे हर टाइप के बच्चे के स्कोर्स होंगे। ठीक है, इट कैन ओनली बी यूज्ड इन दैट कंडीशन व्हेन डाटा इज गिवन ऑन इंटरवल स्केल और इन द फॉर्म ऑफ स्कोर, जब डाटा जो है स्कोर के फॉर्म में या फिर इंटरवल के फॉर्म में दिया हो। इन केस द वैल्यू ऑफ द सम स्कोर इज टू हाई और टू लो, द मीन डज नॉट रिप्रेजेंट द ग्रुप करेक्टली। जो मैंने यहाँ बताया वो यही मतलब है इसका। ठीक है, नेक्स्ट यूटिलिटी, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। व्हेन मिड पॉइंट ऑफ स्कोर्स ऑफ अ ग्रुप इज टू बी नोन, जब हमें मिड पॉइंट चाहिए होता है स्कोर्स का, जब हमें ग्रुप्स को इवैल्यूएट करना हो। व्हेन द स्कोर्स ऑफ, जब हम दो या फिर दो से ज्यादा ग्रुप्स को कंपेयर करना हो, या थोड़ी सबके मार्क्स को कंपेयर करने बैठेंगे, दो ग्रुप्स को अलग अलग मीन निकालेंगे और उनके मीन को कंपेयर कर देंगे। ठीक है, व्हेन डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ द स्कोर हैव टू बी कैलकुलेटेड, जब हमें डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना होता है। व्हेन इट इज नीडेड इन एजुकेशनल रिसर्च, जब हमें कोई एजुकेशनल सर्च करनी होती है तो हमें उसमें एवरेज चाहिए होता है, तब उसमें मीन निकालते हैं। नेक्स्ट है मीडियन। मीडियम क्या होता है, सेंट्रल वैल्यू जिसके दोनों तरफ इक्वल पार्ट्स होते हैं। मीन जो हो सकता है वो मीडियन हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं सॉरी गलत बोल दिया मैंने। मीडियन जो है वो मीन हो सकता है, लेकिन मीन जो है हमेशा मीडियन नहीं हो सकता। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं मीडियन को निकालने का। मान लीजिए आपको ये मार्क्स दे रखे हैं 15, 8, 24, 30, 21, 19, 33, कितने हैं ये 7। अब आपने ऐसे कर दिया कि 1, 2, 3 इधर छोड़े, 1, 2, 3 इधर छोड़े, तो मीन कितना आ गया 30। ये आपका गलत हो जाएगा। पहले आप इस डाटा को या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे। यहाँ पे इन्होंने अरेंज कर दिया इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर इन्होंने मिड वैल्यू जो निकाली 21 इसका मीडियन आ गया। ठीक है, जब भी हमें मीडियन निकालना होता है तो हमें डाटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करना है। ठीक है, और अगर दो मीन आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे इवन नंबर्स हैं 8, 12, 15, 23, 24, 26, 31, 33, तो 3 नंबर इधर छोड़े, 3 नंबर इधर छोड़े, बीच में क्या बचा 23 और 24, तो इनका मीडियन कैसे निकालेंगे, 23 प्लस 24 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 47 अपॉन में 2। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन में 2th टर्म ऑड वाले में, अगर n जो है वो ऑड है तो मीडियन कितना होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सॉरी इसे n प्लस 1th टर्म है। ठीक है, n प्लस 1th अपॉन में 2, मतलब कि 7 प्लस 1 8 अपॉन में 2, मतलब कि 4th टर्म 1, 2, 3, 4 4th टर्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे कौन सी टर्म होती है, यहाँ ऐसे निकालते हैं nth टर्म, n अपॉन में 2th टर्म प्लस n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म अपॉन 2, n अपॉन 2 कितने टोटल है यहाँ पे 8 है, 8 अपॉन में 2 कितना हो गया 4 4th टर्म, और n प्लस 1 9, n प्लस 2 सॉरी 8 प्लस 2 कितना हो गया 10, 10 अपॉन में 2 इज 5, 5th टर्म ये रही, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा यहाँ पे मीडियन आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया अनक्लासिफाइड ग्रुप अनग्रुप्ड डाटा का जब हमें मीडियन निकालना होता है तो। ठीक है, अगला देखते हैं, अगर आपको ऐसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखा हो क्लास इंटरवल में तो आप इसका मीडियन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हमें फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं, यहाँ पे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, 2 या 2 प्लस 4 या 2 प्लस 4 प्लस 5, मतलब नीचे से प्लस 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 करते चलेंगे तो ये हमारी क्या बन जाएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे n काउंट करेंगे। ठीक है, जब यहाँ पे हमारे पास n आ जाएगा तो हम n को 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, n अपॉन में 2 40 अपॉन में 2 इज 20th टर्म, मतलब जो 20th टर्म होगी वो हमारा मीडियन होगी। अब 20th टर्म जो है कौन सी क्लास में जाएगी, 2 यहाँ तो नहीं आएगी, 6 में भी नहीं आएगी, 11 में भी नहीं, यहाँ इस 25 से 29 तक सिर्फ 19 टर्म्स आ रही हैं, तो 20th टर्म कहाँ जाएगी 30 to 40 के बीच में, तो ये वाली 30 to 40 वाली जो क्लास हो गई ये हो गई हमारी मीडियन क्लास। ठीक है, जब मीडियन क्लास आ जाएगी हमारे बाद फिर हम सारी वैल्यू हमारे पास, तो हम सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। एल क्या होता है लोअर क्लास। अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूस नहीं है तो पहले इनको कॉन्टिन्यूस बनाएंगे। 10 से ये 9.5 से 14.5 तक जाएगा, 14.5 से 19.5 तक, 19.5 से 24.5 तक। ऐसे ही जो मीडियन क्लास है वो कैसी बनेगी 29.5 से 34.5 तक। ठीक है, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ पे 29.5
5, ठीक है। n/2, n कितना है 40, 40/2 यहाँ आ जाएगा 20। अब एफ बी क्या होता है, ये हमारी मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। इसके नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी होगी एफ बी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास बिफोर मीडियन क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास बिफोर दी मीडियन क्लास, अपॉन में एफ क्या होता है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, और सी आई क्या हो गया क्लास इंटरवल, जितना क्लास इंटरवल है 5 का इंटरवल है, तो यहाँ पे सी आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, ओके। फिर यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारा आंसर लास्ट में कितना आ जाएगा 29.95, ठीक है। ये आपको सारी कैलकुलेशन करके देखनी पड़ेगी, ओके। अब हमें देख लिया कि मीडियन कैसे निकालते हैं, तो मीडियन की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। मीडियन जो होता है एग्जैक्ट मिड वैल्यू होती है, ठीक है। व्हेन डेविएशन ऑफ स्कोर्स ऑफ अ ग्रुप इज एबनॉर्मल, तो जो मीडियन होता है वो ज्यादा यूजफुल होता है दैन मीन। मतलब अगर कहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, कहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन कम है, होमोजीनियस नहीं है, तो वहाँ पे मीन से ज्यादा मीडियन यूजफुल होता है। मीडियम इज मोर यूजफुल फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ स्कोर्स ऑफ अ ग्रुप एज कम्पेयर टू अदर सेंटेड टेंडेंसीज। अब मीन में हमने देखा था मीन जो होता है ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे अच्छा होता है, ठीक है। मीडियन क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस अगर हमें करना है स्कोर्स का किसी ग्रुप के, तो वहाँ पे मीडियन सबसे ज्यादा यूजफुल होता है। ये वेरी शॉर्ट में आ सकता है। द मीडियन डिस्प्लेड बाय अ ग्रुप स्कोर इन द ग्राफ कैन ऑल्सो बी यूज टू एनालाइज द स्कोर्स ऑफ अदर ग्रुप बाय मीडियन, ठीक है। लिमिटेशंस क्या क्या है, मीडियन कैन बी फाउंड आउट फॉर द स्कोर्स ऑफ अ ग्रुप एंड नॉट फॉर द स्कोर्स ऑफ 2 ग्रुप। ये सिर्फ एक ग्रुप का ही निकाल सकते हैं, 2 ग्रुप्स का एक साथ नहीं निकाल सकते। ये एक फिक्स वैल्यू होती है, सो इट इज नेसेसरी टू अरेंज ऑल स्कोर्स इन रैंक, ठीक है। सबको पहले या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर्स में लगाएंगे, तभी जो है मीडियन निकल पाएगा। इंपॉर्टेंस क्या होते हैं मीडियन की, व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स ऑफ अ ग्रुप इज नॉट नॉर्मल, when all scores of a group are not received, when we have to find out the situation of a particular person in a group whether it comes in first 50 or last 50। इस तरीके से अगर हमें ये सब चीजें चाहिए होती हैं तो उस फील्ड में उस जगह पे मीडियन जो है यूज होता है, वहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मोड। मोड होता है वो वैल्यू जो कि एक डाटा में सबसे ज्यादा टाइम्स आ रही होती है। यहाँ पे देखिए आप, ये आपको डाटा दे रखा है 5 4 3 4 6 4 5 7 3 6, इसमें आप देखिए कि 4 सबसे ज्यादा टाइम्स आ रहा है, तो इस डाटा का मोड कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सबसे ज्यादा बता रहा है 17 17 17 18 2 बार आ रहा है, सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है 17, तो 17 जो हो गया हमारा मॉड हो गया, ठीक है। बीच में कुछ इसमें कुछ नोट्स हैं वो देखिए। अगर दो मोड आ रहे हैं एक डाटा में और दोनों नंबर आसपास हैं, तो हम उनको प्लस करके 2 से डिवाइड करके वो मोड निकाल सकते हैं, मतलब उनका एवरेज निकाल सकते हैं। यहाँ पे जैसे 17 था 19 था, दोनों पास थे, दोनों को प्लस करके उनका एवरेज निकाल दिया। अगर 2 नंबर मॉड आ रहे हैं लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, तो उस डाटा का एवरेज लेके नहीं निकालेंगे, वहाँ पे 2 मोड हो जाएंगे, ठीक है। और अगर एक केस कैसा होता है जिसमें कि सारे नंबर इक्वल आ रहे हो, 11 भी 3 बार आ रहा है, 16 3 बार, 17 3 बार, तो इसमें कोई मोड नहीं होता है इस डाटा में। अब अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखा हो, ये इसमें पता नहीं क्या हो गया, ठीक है, तो इसमें हम मॉड कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे कि कौन सी क्लास में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है 12, कौन सी क्लास में 50 to 59 में, तो हम इसका मॉड जो है गैस करेंगे, हम निकाल नहीं सकते, तो हम इसका मॉड कैसे निकालेंगे 50 + 59 अपॉन में 2, दैट इज 109/2, तो इसका मॉड आ जाएगा 54.5। बस इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस जितने जहाँ पे नंबर ऑफ ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज हैं उसकी अपर लोअर लिमिट को प्लस करके आप 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा गैस मोड आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कैलकुलेट मॉड यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। मतलब अगर आपको कोई ऐसा दे रखा हो डाटा बड़ा सा और इसका मोड निकालना हो, इसका कोई तरीका तो है नहीं, तो हम इसमें कैसे निकालेंगे, हमें इसका मीडियन भी निकालना पड़ेगा, मॉड भी निकालना पड़ेगा। फिर हम उसको इस फॉर्मूला में रखेंगे कि मॉड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। फिर यहाँ से हम इसका मॉड निकालेंगे। बहुत लंबा थोड़ा मेथड करना पड़ेगा अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया तो। पहले इस डाटा का मीडियन निकालना पड़ेगा, फिर मीन निकालना पड़ेगा, उसके बाद जाके मोड निकलेगा, ठीक है। मीन कैसे निकालेंगे, हम एज्यूम्ड मीन मेथड से निकाल लेंगे, हमने देखा है एज्यूम्ड मीन मेथड कैसे करना है, ठीक है। मीडियन कैसे निकालेंगे, वो जो जिसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है वैसे करके मीडियन निकाल देंगे, फिर इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा, ओके। तो ये अभी एक पार्ट कंप्लीट हो गया। बहुत लंबा यूनिट है, इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन है, तो थोड़े थोड़े पार्ट्स में करेंगे, ठीक है। अभी हमने मीन मीडियन मोड के बारे में पढ़ लिया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ लिया है। अभी इसमें इतना ही काफी है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। बाकी के जितने टॉपिक्स बचे हैं वो अगली वीडियो में मैं डालती हूँ, जल्दी ही डाल दूंगी। तब तक आप इतना करिए, और आपको ये वीडियो अगर यूजफुल लगे तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और आपको अगर कोई भी एक्स्ट्रा डाउट आ रहा हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर आगे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर उधर रिप्लाई दूंगी, ठीक है। और अगर कोई और आप कमेंट में पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ लीजिए, आपको जो भी डाउट है, आई विल हेल्प यू इन एनी वे आई कैन, ओके। सो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।